ये हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, आर्म्स एक्ट 1959 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे। हमने पार्ट 1 में प्रीलिमिनरी सेक्शंस को डील कर लिया है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 के, क्योंकि हम मिशन एपीओ राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ वीडियोज में, उससे कहीं ज्यादा एफर्ट्स आप सबको डालना है। वीडियोस को समझना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज को ट्राई करने हैं, और आने वाले टाइम्स में जो भी एमसीक्यू मैं आप सबको कराऊं, आप सबको उस एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। आप सबको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है, दोस्तों को बताना है समर्थ हाइस एंड जुडिशरी के बारे में। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो आप जरूर शेयर करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को लिखिए। पिंड कमेंट सेक्शन को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सबके लिए वहां पे हमेशा रहती हैं। ठीक है, पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। आज हम आर्म्स एक्ट के पार्ट 2 में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की। लेकिन उससे पहले कुछ एमसीक्यू जो मैंने आपको पिछले सेक्शंस में छोड़ा था। पहला एमसीक्यू जो मैंने आपसे पूछा था कि भाई बताओ, सीआरपीसी के किस सेक्शन में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात कर रखी है। मुझे उम्मीद है आप सबने पढ़ा होगा, तो जरूर इसका आंसर करोगे। सेक्शन 25 आप जाकर देखना, सीआरपीसी के आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा मैं आप सबको, और जब वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए थे, उसमें पहला एमसीक्यू ये था कि अंडर सेक्शन 21I के तहत इसमें से कौन सा जो टर्म है वो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन या प्रोहिबिटेड आर्म्स के अंदर आता है। बेसिकली प्रोहिबिटेड आर्म्स की बात करेंगे। सेक्शन 21H जो है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन से डील करता है। तो मैंने आप सबको पढ़ाया था आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक फायर आर्म्स, तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, प्रोहिबिटेड आर्म्स के तहत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। वीडियो देखिएगा, जरूर उसका आंसर करिएगा, तभी याद रहेगा। जितने एमसीक्यूज बनाओगे पेपर में कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा रहेगा। एमसीक्यू से बनाई हुई चीजें अच्छे तरीके से ज्यादा समय तक याद रहती हैं। ठीक है, चलिए, फ्यूजेज एंड फ्रिक्शन किसके एग्जांपल्स हैं। फ्यूजेज एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स मैंने आपको पढ़ाया था, एम्यूनिशन के एग्जांपल्स हैं। आप सब देखिएगा, वीडियोस को आपको समझ में आ जाएगा। आगे, हाँ, लाइसेंस अंडर सेक्शन 21E किस साल ऐड किया गया था। तो एक्ट 48 ऑफ 2019। ये एक्ट तो जितने ज्यादा याद रखना है आप सबको याद रख लेना। एक्ट 48 ऑफ 2019, आपको यहीं पे आंसर करना है कि हमारा आर्म्स एक्ट का एक्ट नंबर और ईयर क्या है। मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में यही चीज पढ़ाई थी, तो आप सब नीचे कमेंट करो। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या था लास्ट क्वेश्चन पिछले सेक्शन का हमारा, राइट पिस्टल किसका एग्जांपल है। बेसिकली किस चीज का होता है राइट, किस चीज में आता है राइट पिस्टल। इसका आंसर हो जाएगा फायर आर्म्स। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो किस चीज से डील करता है। आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्विजिशन क्या होगा, पोजेशन कैसे करोगे आप, मैन्युफैक्चरिंग कब करोगे, सेलिंग कब करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 को समझिए। सेक्शन 3 कहता है कि लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए, अगर एक्विजिशन और पोजेशन करना है किसी भी तरह के फायर आर्म्स और एम्यूनिशन का, तो आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। कहता है कि कोई भी पर्सन ना एक्वायर कर सकता है, ना पोजेशन कर सकता है, ना कैरी कर सकता है फायर आर्म्स को या एम्यूनिशन को, अनलेस आपके पास लाइसेंस ना हो। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मैंने आपको पढ़ाई थी, सेक्शन 21F अगर आपको याद हो। सेक्शन 21E मैंने आपको पढ़ाया था, लाइसेंस क्या होता है, उसके बारे में अभी क्वेश्चन भी बनाया है हमने। ठीक है, सब पिछले सेक्शन में मैंने पढ़ा रखा है, पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक प्रोवाइजो कहता है कि अगर आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, पजेस कर सकते हो। मान लो किस लिए भाई, आप उस पर्टिकुलर फायर आर्म्स का क्या कराने जा रहे हो, रिन्यूअल कराने जा रहे हो लाइसेंस का, या फिर उसका रिपेयर कराने जा रहे हो। ठीक है, मेरे पास है, मैं लाइसेंस होल्डर हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं उसका रिपेयर कराने के लिए, या फिर मैं नहीं जा पा रहा हूं उसका रिन्यूअल कराने के लिए। लाइसेंस को मैंने किसी और को दी, मैं उसको रिटर्न अथॉरिटी दूंगा कि मैं तुम्हें इतने समय के लिए ये लाइसेंस, इसका सारा कुछ है, ये तुम्हें रिपेयर कराने के लिए दे रहा हूं, तुम जाकर रिपेयर करा के लाओ। ये प्रोवाइजो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। बिना रिटर्न अथॉरिटी के आप कैरी नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। उसमें भी जब अपन सेक्शन 7-8 पढ़ेंगे, उसमें भी आपको दिखेगा यंग पर्सन्स क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर एज के नीचे के पर्सन को आप नहीं दे सकते, चाहे आप रिटर्न अथॉरिटी में भी हो, आप उस पर्टिकुलर एज के नीचे के बंदों को नहीं दे सकते। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए, सेक्शन 3 हो गया। आगे कहता है कि और भी नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1, नो पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 shall acquire, have in his possession or carry at any time more than 2 firearms। जब आर्म्स एक्ट इनिशियली 1959 में बनी थी तब कोई लिमिट नहीं था। बाद में 1983 में अमेंडमेंट करके हमने क्या कर दिया, दो फायर आर्म्स कर दिए, नहीं 3 फायर आर्म्स कर दिए बेसिकली। ठीक है, पहले क्या था, अनलिमिटेड था, उसको हमने 3 करा। फिर 2019 में अमेंडमेंट करके हमने कितना कर दिया, 2 फायर आर्म्स कर दिया। आपको याद रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 2 फायर आर्म्स कब हुआ था, तो 2019 में
3 फायर आर्म्स कब हुआ था? तो 1983 में, ये आपको याद रखना है। अनलिमिटेड था शुरू में, पहले नहीं था, कोई मतलब बेसिकली नंबर नहीं दिया हुआ था। 1983 में हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 3 फायर आर्म्स पे, 2019 में अमेंडमेंट करके हमने उसको कितना पे कर दिया? 2 फायर आर्म्स पे। तो आपको ये पता होना चाहिए 2 से ज़्यादा फायर आर्म्स रख भी नहीं सकते बेसिकली मैं बताऊं तो। उसके अलावा 1983 में देखिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 3 था, 2019 में उसको 2 कर दिया। और अगर आपके पास उससे ज़्यादा है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके आप उसको जमा कराइए, या कोई लाइसेंस्ड डीलर है उसको जमा कराइए, या यूनिट आर्मरी, अगर आप मान लीजिए किसी डिफेंस फोर्सेज में है तो आपके जो यूनिट आर्मरी है उसको जाकर के दे दीजिए। ये तीनों बात आपको याद रखना है। किसको किसको दे सकते हैं आप? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, लाइसेंस्ड डीलर को दे सकते हो, यूनिट आर्मरी में अगर आप डिफेंस वगैरह में हो तो। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। इन तीनों को ही आप, अगर आपके पास ज़्यादा लाइसेंस हैं, मतलब फायर आर्म्स हैं बेसिकली 2 से ज़्यादा, तो आप जाके देना पड़ेगा आप सबको। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं जो पूछेगा नहीं आपसे, फिर भी जान लो। 1983 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो बोला गया था कि 90 दिनों के अंदर अगर आपके पास 3 से ज़्यादा हैं तो आप जो एक्स्ट्रा है वो ला करके जमा कर दो। 2019 में 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया कि अगर 2 से ज़्यादा है तो आप ला करके इन तीनों व्यक्ति में से किसी के यहाँ भी जमा कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, पूछता क्या है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 2019 अमेंडमेंट एक्ट। भाई किस टाइम पे अमेंडमेंट एक्ट 2019 शुरू हुआ था? 14 दिसंबर 2019, ये याद रखना है आपको। 14 दिसंबर 2019 आपको दिमाग में रखना है। एक्ट 48 ऑफ 2019, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वाइल ग्रांटिंग आर्म्स लाइसेंस ऑन इनहेरिटेंस और हेयरलूम बेसिस 2 से ज्यादा फायर आर्म्स तब भी एक्सीड नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे 2 फायर आर्म्स से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे कहता है अगर राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन के आप मेंबर हो, या फिर आप क्या नाम है एयर राइफल या टारगेट प्रैक्टिस करते हो 22 बोर राइफल के लिए, तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कैरी कर सकते हो 1 से ज्यादा, मतलब बेसिकली 2 से ज्यादा आप अपने पास। अब डीलर हूं मैं तो यार मैं 2 से थोड़ी रखूं, 2 थोड़ी होगा मेरे पास, 2 से ज्यादा होगा। ये बात सेक्शन 3 में कह रखा है, सब सेक्शन 3 में कह रखा है। ठीक है, चलिए सेक्शन 4 कहता है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेज। मान लो कुछ ऐसा केस हो जाता है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, मैंने पहले ही बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड ज़्यादा यूज होगा, स्टेट गवर्नमेंट वर्ड बहुत कम यूज होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर केस में, या पर्टिकुलर कंडीशन में, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन के आर्म्स को कैरी करने या पजेस या एक्विजिशन के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एक्सपीडियंट ऑफ व्हाट? पब्लिक इंटरेस्ट। सेक्शन 4 कहता है एक तरीके का क्या है पता है? प्रोवाइजो तरीके का होगा कि भाई अगर मान लो कुछ ऐसा चीज हो जाए जिसकी डिस्क्रिप्शन हमने बात ही नहीं कर रखी है, तो सेक्शन 4 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए अब मैं आपको एक चीज जो बताने वाला हूं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। सेक्शन 25 में पनिशमेंट दिया हुआ है सर्टेन ऑफेंसेज का, चैप्टर 5 में डील होता है। अब उसको मैं यहां पे क्यों पढ़ा दे रहा हूं? जब आप सेक्शन 25 पढ़ोगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज होगे। बहुत सारे उसमें दे रखे हैं पार्ट्स, बहुत सारी पनिशमेंट दे रखी है। उसमें से कुछ पनिशमेंट मैं आपको इसके साथ पढ़ा दे रहा हूं, सेक्शंस के साथ, ताकि आपको याद रहे। ये पनिशमेंट मैं तब भी पढ़ाऊंगा आपको, पर आपको अभी इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको बाइफर्केट करने में चीजें आसान हो। ठीक है, तो सेक्शन 25 1B जब आप पढ़ोगे ना, उसमें कह रखा है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की जो बातें हैं लाइसेंसिंग वाली, अगर उसका वायलेशन करते हो तो 2 साल तक की पनिशमेंट है, विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। फाइन के लिए भी आपको लाइबल कर दिया जाएगा, 2 साल से कम नहीं और 5 साल से ज्यादा नहीं। और एक और प्रोवाइजो भी दिया हुआ रहता है, अगर कोर्ट को लगता है तो 2 साल से कम की भी सजा दे सकता है। बट यूजुअली सेक्शन 25 1B कहता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की बातों को अगर आप नहीं मानते हो तो बीच शैल नॉट बी लेस देन 2 years और बीच में एक्सटेंड टू 5 years तक की पनिशमेंट आपको क्या होगी? दी जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। सेक्शन 25 में बातें दी रखी है जिसको मैं यहां पढ़ा दे रहा हूं। सेक्शन 3 सेक्शन 4 के बेयर वर्ड्स को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो 2 साल से कम की पनिशमेंट नहीं या 5 साल से ज्यादा की पनिशमेंट, 2 से 5 साल के बीच की पनिशमेंट आपको दी जाएगी। ठीक है, ये बात आप सबको याद रखनी है। आगे चलते हैं। सेक्शन 5 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर सेल ईटीसी ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। कहता है कि कोई भी पर्सन ना वो यूज करेगा, ना वो मैन्युफैक्चर करेगा, ऑब्टेन करेगा, प्रोक्योर करेगा, सेल करेगा, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूव, या फिर एक्सपोज या ऑफर फॉर सेल करेगा सेम बातों को, कोई भी फायर आर्म या कोई भी अदर आर्म्स ऑफ सच क्लास और डिस्क्रिप्शन जिसके लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। आप बिना लाइसेंस लिए सेक्शन 5 के तहत उनको सेलिंग नहीं कर सकते, उनकी आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ये सारी तमाम बातें सेक्शन 5 में लिखी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं और क्या कहता है।
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के अपने प्राइवेट यूज के लिए वो ट्रांसफर कर सकता है किसी और को। अगर प्राइवेट यूज के लिए आप रखे हो तो किसी और को, मान लो मेरे पास वो लाइसेंस होल्डर है, बट राइट नाउ मैं अपने प्राइवेट यूज के लिए किसी और को थोड़ी देर के लिए तुम इसको पकड़ के रखो, मेरी सुरक्षा के लिए तुम रख सकते हो, तो ये आप कर सकते हो उस मोमेंट में, ठीक है। उसके अलावा प्रोवाइजो क्या कहता है, कोई भी फायर आर्म और एम्यूनिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4, उसको आप सोल या ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत जो भी लाइसेंसिंग लेना बहुत जरूरी है, बिना लाइसेंस लिए, अगर आपको मैंने अभी पढ़ाया एक्विजिशन का, पोजेशन का और कैरी फॉरवर्ड का, अगर मैं बोलूं सिंपली, आप नहीं कर सकते अनलेस आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उस ज्यूरिडिक्शन का आता है, अगर आपको याद हो सेक्शन 2(1)D मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डेफिनेशन, कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ रिलेट करो, तो बिना उनको इन्फॉर्म किए आप सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत कहा हुआ है कि लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, उस पर्सन को भी और आपके पास भी, दोनों के पास लाइसेंस जब तक नहीं होगा आप सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेक्शन 3 सेक्शन 4 में जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट की बात करी गई है, बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए हुए, और उसके बाद भी इंफॉर्मेशन के 45 डेज तक तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि 45 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा आपको। किसको भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, आपके जुरिडिक्शन का, कि सर मैं अपनी एक्विजिशन या पोजेशन में जो मेरे फायर आर्म्स है, मैं इसको सेल या ट्रांसफर कर रहा हूं किसी और व्यक्ति को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 5 में बातें कह रखी है। समझ में आया? कितने डेज का टाइम पीरियड है? 45 डेज का नोटिस पीरियड, एक तरीके से मैं बोलूं तो, ठीक है। आगे देखते हैं। सेक्शन 6 कहता है लाइसेंस फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ गन्स और कन्वर्जन ऑफ इमिटेशन फायर आर्म्स इनटू फायर आर्म्स। आपको याद है मैंने आपको बताया था मजल पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट पे जहां पे चार्ज एक्सप्लोड होता है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द बैरल। इसको आप कम नहीं कर सकते, शॉर्टेन नहीं कर सकते बिना लाइसेंस लिए हुए सेक्शन 6 के तहत, या फिर इमिटेशन फायर आर्म्स को फायर आर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिना लाइसेंस लिए हुए। अब ये क्या होता है भाई? इमिटेशन फायर आर्म्स क्या होता है? तो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि इमिटेशन फायर आर्म्स का एक्सप्रेशन ये कहता है कि एक ऐसा चीज जो अपीयरेंस में लगता है कि फायर आर्म्स है, चाहे वो कैपेबल हो डिस्चार्जिंग एनी शॉट के लिए, बुलेट के लिए, मिसाइल के लिए, नहीं, इट अपीयर्स टू बी अ काइंड ऑफ फायर आर्म्स। इमिटेट, वो लग रहा है कि वो फायर आर्म्स है, चाहे वो भले ही उससे बुलेट डिस्चार्ज हो, मिसाइल डिस्चार्ज हो या शॉट डिस्चार्ज हो या नहीं हो, बट इट अपीयर्स टू बी अ फायर आर्म्स, तो दैट इज व्हाट इमिटेशन फायर आर्म्स। उसको फायर आर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिना लाइसेंस लिए हुए। चमका? सेक्शन 6 में बातें कह रखी है, ठीक है। चलिए, सेक्शन 6 पढ़ लिया हमने, लगे हाथ सेक्शन 11 देख लो आप। सेक्शन 11 क्यों पढ़ा रहा हूं अभी समझ में आएगा। सेक्शन 11 कहता है पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स। इंपोर्ट नहीं कर सकते आर्म्स का, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आर्म्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल्स वगैरह बना रखा है तो ना इंडिया में ला सकते हो, ना इंडिया से बाहर ले जा सकते हो आप। अब ये 5, 6 और 11 मैंने आपको क्यों पढ़ाया एक साथ, इनकी पनिशमेंट सेक्शन 25(1)(a), (b), (d) में दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ये सारे पनिशमेंट जो है ना, पहले कम हुआ करते थे, ठीक है, पहले 3 साल हुआ करते थे, इसको हमने बढ़ा करके 7 years कर दिया। अब कहां तक बढ़ा दिया? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक कर दिया। 2019 के एक्ट 48 से हमने बढ़ाया था, इस बात को याद रखना है। ये सारे पनिशमेंट सेक्शन 25(1), अगर आप देखोगे इसमें A, B, D में जो बातें दे रखी है, पहले 3 साल की पनिशमेंट हुआ करती थी, इसको 7 साल बढ़ा दिया हमने, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया हमने, इस 2019 में हमने बढ़ाया था। सेक्शन 5, 6 और 11, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये डी होगा, सी है ही नहीं, सी हटा दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 7 देखिए क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन और ऑफ मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन। प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन सेक्शन 21(h), प्रोहिबिटेड आर्म सेक्शन 21(i), उसका एक्विजिशन नहीं कर सकते। आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन क्या होता है, पहला स्लाइड याद रखना, हमेशा मैंने आपको पढ़ाया है, जिस तरीके से स्लाइड्स मैंने बताया आपको याद रखना है। प्रोहिबिटेड आर्म्स में भी मैंने आपको बताया था। प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन में आरबीजीएस आपको याद होगा, रॉकेट बॉम्ब, सेल, ग्रेनेड्स, ठीक है। आप देखना वीडियोस को, पहला पार्ट 1 समझ में आ जाएगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेल नहीं कर सकते आप। कहता है कि कोई भी पर्सन ना एक्वायर कर सकता है, ना पोजेशन कर सकता है, ना कैरी कर सकता है, ना यूज, ना मैन्युफैक्चर, ना सेल, ना ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, ना ही आप उसको एक्सपोज कर सकते हो, सेल के लिए ऑफर कर सकते हो बिना लाइसेंस के, सेक्शन 7 के अंदर एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। प्रोहिबिटेड आर्म्स, प्रोहिबिटेड अम्यूनिशंस के ना आप सेलिंग कर सकते हो, ना ट्रांसफर कर सकते हो, रिपेयर, टेस्ट कुछ नहीं कर सकते बिना लाइसेंस लिए हुए। अगर आप करते हो तो सेक्शन 25(1)(a) के तहत आप सबको नॉट लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू 14 years तक की पनिशमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन दी रखी है। सेक्शन 25(1)(a), यही पनिशमेंट अगर मैं आपको वहां पढ़ाता आप कंफ्यूज हो जाते। अब आपको याद रहेगा कि सेक्शन 7 की बातें ना मानने पे सेक्शन 25(1)(a) के तहत
7 साल से कम और क्या नाम है 14 ईयर्स तक की एक्सटेंशन की हमने पनिशमेंट दे रखी है उसमें, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, 3 4 पढ़ लिया, 5 6 11 और 7 पढ़ लिए। आपको कॉम्बिनेशन में ही याद रखना है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पनिशमेंट याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 25(1)(a) क्या कहते हैं, एक और चीज देख लो। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो, सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, कन्वर्ट करते हो, रिपेयर करते हो, टेस्ट करते हो, प्रूव और एक्सपोज और ऑफर फॉर सेल, ये सेम बातें सेक्शन 7 के तहत जो दे रखी हैं, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब एक चीज याद रखो मेरी, सेक्शन 25(1)(a) में एक्वायर की जो ए पार्ट दे रखा है ना, इसकी बातें न मानने पे विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू 14 years तक की पनिशमेंट है। एक्वायर, पोजेशन और कैरी, उसके अलावा मैन्युफैक्चर, यूज, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर और एक्सपोज ऑफ ऑफर और सेल और ट्रांसफर, इसकी जो बातें कर रखी है बी और सी में, उसके लिए विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years और बीच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की पनिशमेंट दे रखी है। तो सेक्शन 25(1)(a) और सेक्शन 25(1)(a) इसमें दो अलग अलग तरीके की पनिशमेंट दे रखी है, आपको याद रखना है। तो सेक्शन 7 में बेसिकली 3 पार्ट्स है ना, एक्वायर, पोजेशन और कैरी, एक्सपोज, ऑफर फॉर सेल, यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, इन तीनों की पनिशमेंट जो है आपको मैंने पढ़ा दी, आप सबको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 8 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ये भी याद रखिएगा, बिना आइडेंटिफिकेशन मार्क के कोई भी फायर आर्म्स नहीं होता है। अगर आप उसको रखते हो तो गलत कर रहे हो बेसिकली। तो उसमें एक चीज कहती है सेक्शन 8 में कि कोई भी पर्सन नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ऑब्लिटरेट नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता, अल्टर नहीं कर सकता, फॉर्ज नहीं कर सकता कोई भी नाम, कोई भी नंबर या कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जो उस फायर आर्म या एमिनिशन में दे रखी है। उसके अलावा कोई भी पर्सन ना सेल कर सकता है ना ट्रांसफर कर सकता है वैसा किसी भी फायर आर्म को जिसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 कहता है, इसी में सबसेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आपके हाथों में हमने पकड़ लिया कोई भी ऐसा फायर आर्म्स या एमिनिशन जिसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है, तो हमें प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपने ही उसको ऑब्लिटरेट करा है, फॉर्ज करा है, अल्टर करा है या रिमूव करा है उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को। तो ये माना जाएगा कि प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट हो जाएगा सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 के तहत। 1 साल का टाइम पीरियड दे रखा था इसी बात के लिए, अगर आपके पास बिना आइडेंटिफिकेशन मार्क का कोई चीज है तो उसको आप जमा कराइए, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए आप पता कर लीजिए। ठीक है, तो सेक्शन 8 किस चीज के लिए रोकता है, बिना आइडेंटिफिकेशन मार्क का कोई भी फायर आर्म्स या लाइसेंस, सॉरी ये फायर आर्म्स या क्या नाम है एमिनिशन को आप ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना है। सेक्शन 8 में बातें कह रखी है। पनिशमेंट सेक्शन 25(1)(b)(c) में क्या कह रखा है, विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट बीच में एक्सटेंड टू 5 years तक ये पनिशमेंट क्या है दे रखी है सेक्शन 8 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सेक्शन 9 देखो, सेक्शन 9 कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं यंग पर्सन क्लाउज। आपसे कई बार पूछते हैं कि कौन सा सेक्शन यंग पर्सन क्लाउज का एग्जाम्पल है, तो सेक्शन 9 याद रखिएगा आर्म्स एक्ट का। कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन बाई और सेल और ट्रांसफर टू यंग पर्सन एंड सर्टेन अदर पर्सन ऑफ फायर आर्म्स। किसी यंग पर्सन, सेक्शन 9 कहता है कि कोई भी पर्सन जिसने 21 साल कंप्लीट नहीं किया है और जो किसी भी इंप्रिजनमेंट के लिए, याद रखना, किसी भी इंप्रिजनमेंट ऑफ एनी टर्म के लिए कन्विक्ट हो चुका है, कोई ऐसा ऑफेंस जो वायलेंस और मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड हो, उसके लिए किसी भी टर्म की इंप्रिजनमेंट के लिए अगर वो सेंटेंस्ड हो चुका है, कन्विक्टेड हो चुका है, तो उस सेंटेंस के एक्सपायरी के 5 सालों तक नहीं कर सकता, क्या नहीं, ना एक्वायर कर सकता है, ना पोजीशन कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है बेसिकली। उसके अलावा जिसको ऑर्डर किया हुआ है चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी के तहत कि आपको एक बॉन्ड भरिए ताकि आप पीस और गुड बिहेवियर रख सको सोसाइटी में। अगर आपको याद हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है, तो आप ना कैरी कर सकते हो, ना एक्वायर कर सकते हो, ना परचेज कर सकते हो कोई भी फायर आर्म्स और एम्यूनिशन। ये जो स्टार मार्क कर रखा है मैंने ना, ये पहले 1983 के अमेंडमेंट के पहले क्या था कि 6 महीने से कम की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इंप्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन क्या है 1983 के अमेंडमेंट के बाद कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें वायलेंस और मोरल टर्पिट्यूड था, उसके लिए आपको किसी भी टर्म के लिए, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 10 दिन के लिए भी इंप्रिजनमेंट ऑफ, या फिर आपको कन्विक्ट कर दिया गया है ना, और आपने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 साल, 10 साल जो भी हो, अगर आपको इंप्रिजनमेंट हो चुका है, उस इंप्रिजनमेंट के एक्सपायरी के 5 सालों तक आप फायर आर्म्स या एम्यूनिशन कैरी नहीं कर सकते। 21 साल से नीचे हैं तो ना परचेज कर सकते हैं, ना कैरी कर सकते हैं, ना एक्वायर कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर 8 के तहत बॉन्ड भरने के लिए कह रखा है, एक्विजिशन ऑफ व्हाट, बॉन्ड ऑफ व्हाट, कीपिंग ऑफ पीस और गुड बिहेवियर, तो भी आप नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते। सेक्शन 9 के तहत
आगे देखते हैं इसी में क्या कहता है। सेक्शन 9 पार्ट 1 डील्स विथ एक्विजिशन एंड पोजेशन। सेक्शन 9(1) पार्ट बी किससे डील करता है? सेल और ट्रांसफर। कोई भी पर्सन ना सेल कर सकता है ना ट्रांसफर कर सकता है किसी भी फायर आर्म और एम्यूनिशन को, ना ही कन्वर्ट कर सकता है, ना रिपेयर, ना टेस्ट, ना प्रूव किसी भी फायर आर्म्स को और एम्यूनिशन को किसी भी पर्सन को जिसको इसको पता है कि अगर मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं या फिर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि वो प्रोहिबिटेड है क्लाउज ए के तहत या फिर पार्ट ए के तहत, तो आप उसको नहीं कर सकते। या फिर वो अनसाउंड माइंड का है तो आप उसको सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। बेसिकली मान लो मेरे पास लाइसेंस है, मुझे पता है कि मैं जिसको सेल या ट्रांसफर कर रहा हूं उसकी उम्र 18 साल है और 18 साल या 17 साल है, उसको क्लाउज ए के तहत हमने क्या कर रखा है? बाहर कर रखा है। अभी मैंने आपको बताया 21 ईयर्स होना चाहिए, तो आप उसको नहीं दे सकते। या फिर वो अनसाउंड माइंड का है तो आप उसको सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा प्रोवाइजो क्या कह रखा है? डिफरेंट एज लिमिट्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। पनिशमेंट क्या है? सेक्शन 25(1)D एंड E में पनिशमेंट दे रखा है विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years। अगर मान लो मैंने 21 साल से नीचे हूं मैं और मैं एक्वायर कर रहा हूं तो मुझे 2 साल से कम नहीं, 5 साल से ज्यादा नहीं की पनिशमेंट हो सकती है। या मैंने किसी और को दे दिया, मुझे पता है उसकी उम्र 18 साल है तो मुझे सेम पनिशमेंट मिल सकती है सेक्शन 25(B), D एंड E के तहत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेक्शन 10 कहता है लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स ITC। आप भाई इंडिया में किसी भी लैंड, चाहे लैंड से, चाहे सी से, चाहे एयर से, किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में बोलूं, आप ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना लाइसेंस के। उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन बाहर नहीं है प्राइवेट यूज के लिए तो आप लेके जा सकते हो अपनी प्राइवेट यूज के लिए रीजनेबल क्वांटिटी में फायर आर्म्स और अम्यूनिशन, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे कहता है अ पर्सन बीइंग अ बोनाफाइड टूरिस्ट। सेक्शन अगर आप 10 को देखो, सब सेक्शन 1B क्या कहता है कि कोई भी पर्सन बीइंग अ बोनाफाइड टूरिस्ट बिलोंगिंग टू एनी सच कंट्री, किसी भी, आप इंडिया में आ रहे हो, आप किसी देश, दूसरे देश के, आप इंडिया में एज ए टूरिस्ट आ रहे हो पर आपके देश में अलाउड है बंदूक वगैरह ले जाना या फिर फायर आर्म्स एम्यूनिशन ले जाना, तो आप यहां पे लेके आ सकते हो बशर्ते जो हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अलावा ओनली ऑफ अ स्पोर्ट, खेल के लिए लेके आ सकते हो, फॉर नो अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए आप लेके नहीं आ सकते। सिर्फ जो भाई ओलंपिक वगैरह में आते हैं ना, मान लो जैसे इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, कोई लेके आ रहा है फायर आर्म्स, तो भाई वो स्पोर्ट के लिए लेके आ रहा है। इसी के एक्सप्लेनेशन में क्या कह रखा है कि जो बर्ड टूरिस्ट है उसका मतलब क्या होगा कि वैसा बंदा जो इंडिया का सिटीजन नहीं हो पर वो इंडिया में आ रहा है 6 महीने से ज्यादा के लिए नहीं, मैक्सिमम 6 महीने के लिए आप इंडिया में एज अ टूरिस्ट आ रहे हो बेसिकली, या फिर एज अ पर्सन आ रहे हो, किसी और देश के सिटीजन हो, किसके लिए आ रहे हो? रिक्रिएशन, साइट सीइंग और पार्टिसिपेशन इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी इन मीटिंग्स कन्वेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, एसोसिएशंस और अदर बॉडीज, तो आपको टूरिस्ट बोला जाएगा। मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा नहीं आ सकते आप, ये बात आपको याद रखना है। सेक्शन 10 में ये बातें दे रखी है एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। अब देखो इसके अलावा कमिश्नर ऑफ कस्टम्स आपको चाहे तो, अगर उसको लगता है कि भाई ये स्पोर्ट के लिए नहीं किसी और भी चीज़ के लिए लेकर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको एयरपोर्ट में ही क्या कर लेगा, अटेंड कर लिया, मतलब डिटेन कर लिया जा सकता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन को। ठीक है, इसमें आगे क्या कह रखा है? आर्म्स एंड एम्यूनिशन टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर बाय सी और एयर और अक्रॉस इंटरवेनिंग टेरिटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया आर टेकन आउट ऑफ एंड ब्राउट इनटू इंडिया विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 में बातें कह रखी है, इंडिया के अंदर भी ये चीजें मानी जाएंगी। पनिशमेंट क्या है? सेम सेक्शन 25(1)BF में क्या रखा है? विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है? पावर टू रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी पर्सन को रोक सकता है कि भाई तुम्हें ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर पार्ट में इंडिया के, कोई भी आर्म्स या कोई भी एम्यूनिशन, कुछ भी क्लास का, कुछ भी डिस्क्रिप्शन का, जब तक मैं आपको इसके ऊपर अलाउ ना कर दूं, या फिर पूरी तरीके से उस ट्रांसपोर्ट को ही ऑल टुगेदर प्रोहिबिट कर सकता है। उसके अलावा एक और बात क्या कह रखी है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में, दैट आर्म्स और एम्यूनिशन ट्रांसशिप्ड एट अ सी पोर्ट और एन एयरपोर्ट इन इंडिया आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो ये बातें लाइसेंसिंग से थी रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट था। थोड़ा बड़ा हो जाता है वीडियो क्योंकि समझाना बहुत सारी चीजें। सेक्शन 25(1)BG में भी सेम पनिशमेंट दे रखा है, विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years। आप सबको पनिशमेंट साथ साथ याद करने हैं, क्योंकि सेक्शन 25 वैसे पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर भी पढ़ाऊंगा सेक्शन 25, जब मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कुछ तरीका याद रखने का। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959 डील्स विद डेफिनेशन ऑफ इमिटेशन फायर आर्म्स। इमिटेशन फायर आर्म्स का कौन सा सेक्शन है आर्म्स एक्ट का, वो डील करता है एक्सप्रेशंस के साथ। सेक्शन 3, 4, 5, 6 जो भी आप पढ़िए, आपको मैंने पढ़ा रखा है, आप आंसर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर।
आगे कहता है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ नोटिस मेंशन्ड इन सेक्शन 52B ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959। क्या टाइम पीरियड दे रखा है आपको, मैंने पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा। उसके इतने दिनों के बाद आप जाकर के क्या कर सकते हो, आप सेलर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आर्म्स एक्ट 1959 फॉर हैविंग अ पोजेशन ऑफ एनी फायर आर्म और अम्यूनिशन। कोई फायर आर्म और अम्यूनिशन को रखने के लिए, पोजेस करने के लिए कितना मिनिमम एज दे रखा है आपको बताना, सेक्शन 9 अगर आपको याद हो तो। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959 डील्स विथ, किस चीज के साथ डील करता है एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 10(1), यंग एज के साथ, ठीक है। ये एम्बेसडर होगा यहाँ पे, ठीक है, एम्बेसडर कर लीजिएगा, आपको ये पता नहीं क्या लिखा गया, 60 डेज 90 डेज नहीं, ये भी गलत बात है, यहाँ पे टूरिस्ट लिख लीजिएगा एक एग्जाम्पल, ठीक है, और एक यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। ये 3-4 ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। सो ये आपका वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए लिंक आपको पिन सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, समझिए, लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू।